देखो क्वेश्चन लिखो बच्चों। A vehicle starts from west, starts from west and moves down and moves down a hill with constant acceleration. With constant acceleration. ये है बच्चों क्वेश्चन। A vehicle starts from rest and moves down a hill with constant acceleration. The vehicle travels a distance of 200 meters in 10 seconds. If the mass of that vehicle is 5000 kg, find the force and acceleration on it. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 5000 kg है। वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कवर 200 मीटर, टाइम हो गया 10 सेकेंड, मास का ऑब्जेक्ट रख दे रखा है, व्हीकल दे रखा है 5000 केजी, एक्सीलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो कौन कौन सी चीजें गिवन है, यू एस टी गिवन है, तो यू एस टी और ए कौन सी फॉर्मूला में आता है, सेकंड फॉर्मूला में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे पुट कीजिए जो चीज गिवन है, जहां पे एक्सीलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो फोर्स निकालने के लिए हम इनटू ए कर लीजिए, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा 20,000 न्यूटन। ठीक है, आंसर विल बी 20,000 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। which which would require a greater force, which would require a greater force, accelerating 2 kg mass, accelerating 2 kg mass at 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Which would require greater force, accelerating 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square? कौन सा होगा, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। आंसर विल बी फर्स्ट। तो सीधा फोर्स निकाल लेना है m इंटू ए करके, यहाँ पे फोर्स निकाल लीजिए m इंटू ए। तो फर्स्ट का फोर्स आ जाएगा 2 इंटू 5, दैट विल बी 10 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, सेकंड का फोर्स आ जाएगा 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 न्यूटन। विच विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, a force of 5 Newton gives a mass m1, gives a mass m1, an acceleration of an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give? What acceleration would
it give if both the masses are tied together. If both the masses are tied together. क्वेश्चन ये है कि एक मास है m1। देख लो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। एक मास है m1 और इस पे हमने लगाया 5 न्यूटन की फोर्स, जिसके कारण इसमें एक्सीलरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरा मास है m2, इस पे भी हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसमें एक्सीलरेशन आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों मास को एक साथ टाई कर दिया। m1 और m2 मास को एक साथ टाई कर दिया और सेम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 5 न्यूटन। अब यहाँ पे जो कंबाइंड मास है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ट्राई करें। तो पहले हम लोग को देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फोर्स गिवन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट में भी सेम इसी तरह से हमने मास निकाल लिया। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आ गया कितना, 1/4, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास आया था 1/2। थर्ड केस में दोनों को टाइट टुगेदर, तो इसका मतलब टोटल मास हो गया 1/2 प्लस 1/4, 3/4 kg। फोर्स वही है सेम 5 न्यूटन। एक्सीलरेशन निकाल लेना है, F इक्वल टू m इंटू ए का फॉर्मूला लगाइए। एक्सीलरेशन आ गया 20/3 या फिर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सबका सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, सबका सब एनसीईआरटी। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन है सबने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ the velocity time graph of a ball of mass पहले मैं थोड़ा सा चेंज करके डेटा को थोड़ा सिंपल करता हूँ, फिर उसके बाद वो डेटा दूंगा जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, वो इसके बाद वाले क्वेश्चन में। अभी मैं सिंपल डाटा वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करवा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 2 kg is given. Find the force exerted by table on ball to stop it। ग्राफ दिया हुआ है ये, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, 10 20 30 40, 10 20 30 40। माइनस साइन होगा बच्चा, रिटार्डेशन का केस है ना, तो एक्सेलेरेशन तो माइनस में आना चाहिए, तुम्हारा एक्सेलेरेशन माइनस में है नहीं।
जब ग्राफ नीचे है, दयान इसको बोर्ड पे जाके सॉल्व करो। ठीक है, मास कितना है, 2 kg है, 20 से क्यों मल्टीप्लाई, वेरी गुड। चल जाओ। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आपको ग्राफ से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड जहाँ पे हो रहा है उस वक्त की जो वेलोसिटी है ये रही 0। वेलोसिटी देखने के लिए हमेशा वेलोसिटी के एक्सिस पे देखोगे। टाइम जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो टाइम हो गया 5 सेकेंड। टाइम देखने के लिए टाइम के एक्सिस पे जाओगे, वेलोसिटी देखने के लिए वेलोसिटी के एक्सिस पे आओगे। अब यहाँ से हम निकाल लें एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पे आ गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन, 2 × -6 -12 न्यूटन आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल डाटा के साथ किया था। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है जो थोड़ा सा डाटा में आपको चेंज करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को लिखना। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a ball of mass 20 gram moving along a horizontal line, moving along a horizontal line on a long table is given in figure. Find the force exerted by the table on the ball. Find the force exerted by the table on the ball. Stop. तो ये है वेलोसिटी व्हिच इज इन मीटर पर सेकंड टाइम। नहीं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नहीं है गिवन, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में। यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड में है। टाइम गिवन इज इन सेकंड। 5, 10, 15, 20 का यूनिट दे रखा है, और इधर दे रखा है 10, 4, 6, 8, 10। ये है ग्राफ। माइनस साइन की जीआरटी है किसी के पास साइंस की इस वक्त? वेरी, चलो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides and stick to stationary wooden block, collides and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg.
calculates the velocity of this combined object. Object of mass 1 kg is traveling with velocity of 10 meter per second, collides and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Calculate the velocity of their combined object. This combined object. चलो सुनो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और ये 1 kg का मास जो है, ये इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इससे टकराता है वुडन ब्लॉक्स। जो वुडन ब्लॉक रेस्ट में स्टिक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका की मास है 5 kg, इससे टकराया और इसमें अटैच हो गया। अब दोनों एक साथ मूव करने लगे। इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? तो देखो यहाँ पे टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर से सुन लो मेरी सेंटेंस। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा सेम रहे, क्योंकि एनर्जी जो है, मोमेंटम में एनर्जी है और एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय होती है ना कभी प्रोड्यूस होती। एनर्जी की प्रोडक्शन भी नहीं होती कभी। तो होता क्या है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती। तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पे पहले है, कहने का मतलब यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है, ध्यान से देखते जाइए हर एक चीजों को। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हमेशा इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये हमेशा हर केस में बराबर होगा। देखो इसका मोमेंटम कितना है, 1 × 10, 10 हो गया। इसका मोमेंटम मास, इसको कुछ चलो ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं और इसको ए बी मान। तो मोमेंटम ऑफ ए इज 1 × 10, 10 kg/मीटर। ये हो गया फर्स्ट का मोमेंटम। कोई कंफ्यूजन किसी को? सेकंड, इसके मोमेंटम में आ जाए। मोमेंटम ऑफ बी इज 5 × 0। स्टेशनरी है ना, रुका हुआ है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 0। क्या बोला कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो 10 + 0 कितना हो गया? 10। 10 kg/s। जो टोटल मोमेंटम पहले था बिफोर कोलिजन, दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ का जो टोटल मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी, मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी, ये 10 kg/s होगा क्या? यही मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें मोमेंटम पता है, मास पता है, मास ऑफ ए प्लस बी 5 + 1 कितना हो गया? मोमेंटम पता है, मास पता है, क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल लीजिए। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हो गया 10, मास हो गया 6 इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज 10/6।
ये आ गया 5/3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। A bullet of mass 10 ग्राम। अब ये तुम लोगों को सॉल्व करना। A bullet of mass 10 gram moving with velocity of 150 meter per second strikes a wooden block strikes a stationary wooden block and and comes to rest in 0.03 second. Find the distance of penetration. Find the distance of penetration and force exerted by wooden block on bullet to stop it. चलो स्वामी जाके बोर्ड पे सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले एक सिचुएशन बताओ। मान लो कि यहाँ पे कोई एक वुडन ब्लॉक या कोई कार है। इस कार को अभी एक पर्सन यहाँ पे पुश कर, इस पर्सन ने पुश किया, इस पे फोर्स लगाया, मान लीजिए 20 न्यूटन। कार मूव नहीं किया। इसने अपनी थोड़ी फोर्स और बढ़ाई 24 न्यूटन। अभी भी कार मूव नहीं की। तो इसकी फोर्स जो लगी 24 न्यूटन की, इसके कारण कार तो मूव नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही इसने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये कार मूव करनी शुरू हो। तो अब एक बात बताओ, 24 न्यूटन तक जब इसने फोर्स लगाई थी तो कार मूव नहीं कर, लेकिन जैसे ही 25 न्यूटन लगाया कार मूव करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 24 न्यूटन की फोर्स गई किधर? सरकार 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 ने इसके ऊपर नहीं चढ़ते। यहाँ पे जो 24 न्यूटन की फोर्स लगाई वो 24 न्यूटन की फोर्स। अच्छा चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी तक जो ये 24 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, ये कार मूव नहीं कर रही थी। बताओ तो इस फोर्स को कौन कैंसल आउट कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो जैसे ही 25 न्यूटन लगाया तो ये कार मूव करने लगी। तो बताओ तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 24 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 24 न्यूटन। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? वो जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे कैंसल आउट हो सकता है, दैट इज लिमिटिंग। इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। अब 24 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये कार मूव करनी शुरू कर देगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे लगता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज किया जाता है, और
उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट इंटेंड टू मूव। ऑब्जेक्ट इंटेंड टू मूव। मान लो कि मैंने बोला इस टेबल पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। नाउ दिस टेबल इंटेंड टू मूव। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? इंटेंड टू मूव। अभी तक जो है ये कैंसल आउट हो रही है। इंटेंड टू मूव का मतलब रेडी टू मूव। इंटेंड टू मूव का मतलब हुआ नाउ इट इज रेडी टू मूव। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वही इसका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वही उतना ही इंटेंड टू मूव तक में जितना लग रहा है वो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैंने अभी बताया कि इसको 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इंटेंड टू मूव मतलब 10 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। 10.1 न्यूटन लगाएंगे तो नाउ दिस टेबल विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे इंटेंड टू मूव होता है, इसका मतलब होता है कि वो कंडीशन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहां तक वो ऑब्जेक्ट ने अभी तक जो फोर्स थी उस फोर्स ने इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसल आउट किया है। अब हम थोड़ी भी फोर्स ज्यादा लगाएंगे अब ये कार मूव करनी शुरू कर। 0.1 भी ज्यादा लगाएंगे तो ये कार मूव करनी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है? देखिए ऐसे कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होता। इसके ऊपर मान लीजिए कोई दूसरा सरफेस यहाँ पे रखा हुआ है। मान लो कि ये एक बॉक्स है और ये अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि कोई भी सरफेस कभी भी परफेक्टली प्लेन नहीं होता। तो अब जैसे ये परफेक्टली प्लेन सरफेस कोई भी नहीं है तो यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाएंगे, इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं बॉक्स पे, तो यहाँ पे ये देखो कांटेक्ट सरफेस है ना यहाँ पे। ये कांटेक्ट सरफेस है तो क्या होगा? हमारी फोर्स को ये वाली जो कांटेक्ट है वो उसको अपोज करे। और इस तरह के कांटेक्ट जितने ज्यादा होंगे वहां पे अपोज उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसी को हम मिनिमाइज करते हैं। जो पॉलिश्ड सरफेस होता है तो उस पॉलिश्ड सरफेस में ये जो रफ सरफेसेस है इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम 200 ग्राम traveling at 10 meter per second, traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick. Is struck by a hockey stick. A hockey stick and and returns to its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum. Calculate the magnitude of change of momentum.
तो एक हॉकी बॉल है जिसका कि मास दे रखा है 200 ग्राम। ये इधर की ओर जा रही थी विथ 10 मीटर पर सेकेंड। इधर से हमने क्या किया, हॉकी स्टिक से इसको स्ट्राइक किया, और ये वापस उसी डायरेक्शन में आई है विद 5 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक करने के बाद फिर वापस 5 मीटर पर सेकेंड से वापस आए। आपको निकालना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो केजी में कन्वर्ट करो। देखिए अभी जैसा मैंने समझाया, इसमें एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लीजिए कि इधर जाते वक्त की जो मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, मास है 200 बाय 1000 इंटू वेलोसिटी हो गया 10। तो ये आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम इधर जाते वक्त। फाइनल मोमेंटम इधर आते वक्त, अगेन मास इंटू वेलोसिटी, चलो इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, मास अगेन 200 बाय 1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी है 5। लेकिन क्या ये वेलोसिटी नेगेटिव है? एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस। देखिए पूरा कट करके आ गया -1 kg मीटर पर सेकेंड। अब टोटल मोमेंटम देखिए, टोटल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम -1 -2, है ना। -1 -2 ये आ गया -3 kg मीटर पर सेकेंड। आकार ऑफ मास ऑफ मास 1200 kg is moving with constant velocity of 54 km/h for 100 seconds. Find force applied during this time. A car of mass 1200 kg is moving with constant velocity of 54 km/h for 100 seconds. Find the force applied during this time. Acceleration इस केस में जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो मतलब F इक्वल टू m इंटू जीरो। आंसर विल बी जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी में कभी फोर्स नहीं होता बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, उस वक्त वो फोर्स सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहा होता है। ओके बच्चों, आंसर इसका हो जाएगा जीरो। ओके, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है।